हेलो नमस्ते, मैं देवीना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। और आज मेरे साथ हैं मेरी प्राइमरी टीचर उर्मिला रघुवंशी जी। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला रघुवंशी जी हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। कैसी हैं आप? मैं थैंक यू आपके लिए, ये एक प्रोग्राम के रखा आपने, उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, फिट हूँ। अभी आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में, पुराने सारे अनुभवों के बारे में? जिंदगी क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिंदगी तब एक नाटक के पात्र है, अपन चलाने वाला तो ईश्वर है, किस तरह से वो चलाएगा, अपन तो एक निमित्त मात्र है जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान करता है, अच्छा करता है, और कैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करो, डरो मत, धैर्य रखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। जो भी है तुम्हारे साथ अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं सफर में, कभी बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो एक जिंदगी सफर है, मेरे हिसाब से एक जिंदगी सफर है। आपके बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है? हाँ, मेरा बचपन तो गांव में निकला है। गांव में सब सहेलियां होती थी, गांव का माहौल अच्छा होता था, सब लोग नदी में जाते थे। नदी के किनारे एक जामफल का पेड़ था। उस जामफल के पेड़ में हम नहाने तो जाते थे, मगर वो जामफल हम चुराने जाते थे। तो चुराने जाते थे तो मेरी जो बड़ी दीदियां थी वो तो नदी में तैरना जानती थी, वो पटापट नदी में कूद जाती थी और पार निकल जाती थी। जो जामफल का रखवाला था वो हमको पकड़ लेता था। तो इस तरह से हंसी खुशी से हमारा बचपन हंस खेल में निकल गया। झुंड का झुंड सहेलियों में जा रहे हैं। आजकल वो माहौल नहीं है, बाहर से घर से लड़कियां नहीं निकलती, मगर हमारे यहाँ कुछ नहीं था। हम मस्ती से घूमते थे, कहीं चले गए, कहीं खिरानों में चले जाते थे, तो वहां भी किसी के बगीचे में या खिरक में ककड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं, हम रखवाली पे खड़े हैं, सीटी बजा रहे हैं, कोई आए तो सीटी बजा देना। तो मेरी जो बड़ी बड़ी बहनें थी परिवार की, वो तो भाग जाती थी, अक्सर मैं ही पकड़ी जाती थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि मैं क्यों पकड़ी जाती हूँ। एक बार मेरी माँ पे भी शिकायत आई। माँ ने कहा तुम क्यों जाती हो, तो भाग जाती हो, तुम पकड़ी हो जाती हो, अच्छा नहीं लगता, किसी की चोरी नहीं करती। हाँ, सही है। तो मैंने कहा मैं चोरी नहीं करती, मैं सिर्फ सीटी बजाती हूँ। रखवाली करती हूँ उनका, कि कोई आए हाथ मिले तो वो सीटी बजा देना। हाँ। तो मैं तो बाहर खड़ी खड़ी सीटी बजाती थी। सीटी बजाने में मैं चोर थोड़ी थी, माँ से बोला मैंने। हाँ। मैं चोर थोड़ी थी। हाँ। तो ये बचपन की छोटी छोटी बातें, नदी में नहाना, बगीचे में जाना, इमली तोड़ना, इमलियों का कूचा बनाना, खाना, खूब घूमना, कोई रोक टोक नहीं थी बचपन में। जो आजकल का माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं पेरेंट्स, वैसा हो गया कि लड़कियों को घर से ही नहीं निकलने देते, और जो बाहर निकल रही हैं तो डर लगता है माँ बाप को, कहीं निकल नहीं जाए लड़की। पहले अच्छा माहौल नहीं था। तो वो बचपन हमारा हमेशा याद आता है, वो गाँव की बातें याद आती हैं, सब लोगों को बैठना याद आता है, बड़े बूढ़ों से कहानी सुनना याद आता है। हमारे एक चाचा जी बहुत बढ़िया धार्मिक किस्से सुनाते थे। तो हम 4-6 लड़कियां बैठ करके अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे, बहुत कहानियां सुनते थे। एक बार हमारे मन में भी विचार आ गया। हाँ। कि हम भी साधु बन जाएं, वृंदावन में रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। शादी आदि तो उम्र छोटी थी, शादी की तो बात ही नहीं थी। सब लोगों ने सलाह कर ली। सुनाते थे, कोई पद्मावती थी, वो भाग गई थी तो उनको ढूंढा तो वो ऊँट की, मरे हुए ऊँट की खाल में छिप गई थी। और तो इसी तरह हम भी अपने प्लानिंग बनाने लगे। मगर वो प्लानिंग कहाँ चलती।
बचपन की ऐसी ऐसी बातें अब याद आती हैं कि कितना हुल्लड़ किया, कितनी मस्ती की। कभी कभी राधा कृष्ण बना करके डांस कर रहे हैं, आपस में लड़कियां राधा बन गई, कृष्ण बन गए, हम सखी बन जाते थे। नदी किनारे बढ़िया मंदिर था, वहां खूब घर बनाते थे, खेलते थे। अब वो ऐसा बचपन तो शायद आपकी भविष्य में जनरेशन आना नहीं। मुश्किल है। आज की लड़कियां कहाँ सहेलियों में गुड्डा गुड्डी खेलती हैं, हम तो गुड्डे गुड्डी भी खेलते थे, बाद में जाते थे, शादी भी करवाते थे। अब वो माहौल मेरी समझ से तो बिल्कुल लुप्त हो गया, ना आने वाला है, ना इस तरह की लड़कियां रही, ना सहेलियां रही, ना माहौल रहा ना ऐसा। एक माहौल रहा, ना इतनी माँ बाप की छूट रही था, क्योंकि माँ बाप भी बहुत बंदिश करते हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। हमारे साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन की याद तो महादेवी वर्मा ने भी कहा है कि मुझे याद आती है मधुर बचपन तेरी, मधुर याद आती है ये बचपन मुझको तेरी, हंसना खेलना लड़ना झगड़ना वो हमारी आदत थी। और मैं बचपन को बहुत याद आता कभी कभी मुझे याद आती है, तो मैं अकेले में बैठ करके भी उसको उस सीन को दोहराती रहती हूँ। हाँ। कि वो बचपन तो बचपन ही है। देखो हर इंसान का बचपन बेफिक्र होकर निकलता है। आपकी शादी कैसे हुई, मतलब उस टाइम पर कैसा क्या रहता था, दहेज जैसा कुछ था या नहीं, और शादी को लेकर उस टाइम में लड़का लड़की की क्या सोच रहती थी? देखो मेरे अनुभव से हमारे तो बहुत छोटे में शादी हो गई थी। दहेज जहेज की प्रथा तो थी नहीं, कोई डिमांड नहीं होती थी। तो जो माँ बाप ने जितना दिया है उससे शादी हो जाती थी। शादी हुई, लड़की की हो गई, ससुराल पहुंच जाती थी, तो एक अलग माहौल रहता था। एक डर रहता था, छोटे उम्र में डर रहता था, क्योंकि पहले से उन लोगों से कोई परिचय नहीं होता था। आजकल तो मोबाइलों से परिचय हो जाता है, बाजारों में मिल लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके परिवार वाले भी फोन करते हैं, तो एक लड़की की जो झिझक है वो खुल जाती है। हमारे जमाने में तो उस परिवार को कभी देखा ही नहीं है। उस परिवार में माँ बाप शादी कर देते थे और लड़की बेचारी चली जाती थी। लड़का लड़की का तो मिलना असंभव ही था, ना कोई परिचय होता था। तो पति पत्नी जैसा भी अंदर विचार नहीं आते थे। ये हमारा पति है और ये ऐसा वैसा कुछ है, ऐसे कुछ विचार भी नहीं आते थे। मेरी शादी हुई, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे पति जो 9वीं क्लास में पढ़ते थे। तो हम एक मेरे परिवार वालों ने कहा लड़की पढ़ी लिखी है अच्छे, तो हम पढ़ा लेंगे। तो हमारा भी एडमिशन वहां कर दिया। तो हम तो पेन कॉपियों पर भी लड़ते रहते थे, ये लड़के ने मेरी पेन ले ली, ये लड़की ने मेरी पेन ले ली, मम्मी इसको जीजी कहते थे कोई। सासू माँ को? हाँ, मेरी सासू माँ को आप जीजी बोलती थी? जीजी बोलती थी। तो वो जीजी से मैं भी शिकायत कर देती थी, जीजी मेरी भी तो ले ली। सही है, बहू जैसा कुछ वो नहीं, बहू जैसा कुछ नहीं था, मगर पर्दा प्रथा बहुत थी। पर्दे में ऐसे सास को मुंह नहीं दिखाना, पति कहीं सामने आ गया तो मुंह ढक लेना। आजकल तो एक अलग ही माहौल हो गया है। हमारे जैसा माहौल तो लड़कियां अब सहन भी नहीं कर पाएंगी। सही है। मुश्किल है, जो हमने देखा है वो तो अब भविष्य में कभी आना ही नहीं है। और अनुभव, मेरी शादी के बाद मैंने पढ़ाई की, आगे बढ़ी। तो इस तरह से पहले कुछ नहीं था, ना पति पत्नी का शब्द था,
कि ये मेरा पति है, कि ये मेरी, मतलब ये अनजान लोगों में रहते थे, डर के रहते थे, सबको डरते थे ये जब अपना कुछ हो जाए, गलत ना हो जाए। तो इस तरह का जीवन व्यतीत होता था पहले। आजकल तो भैया लड़कियों से डर लगने लगा। सही। जब मैंने अपने बच्चे हुए मेरे, तो मैंने विचार किया कि जैसे वो परिस्थिति मैंने देखी है, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी होगी, फिर मैं ऐसी सासू मां नहीं बनूंगी। मैं, समय निकला, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, शादी भी हुई, मतलब बच्चों की शादी भी हुई। मैंने मेरी बहुओं के साथ वो विवाह नहीं किया, मैं एक उनकी सहेली बन गई। आप उस चीज से गुजरी थी इस वजह? मैं उससे गुजरी थी, उसको मैं अपने अंदर ऐसे मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, इस तरह से संभाल के रखे रही। कौन कौन सी कठिनाइयां जो मैंने देखी है वो मेरी बहुओं के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने बहुओं के साथ, एक माँ तो फिर भी माँ होती है, लड़ जाती है, कभी डांटती समझाती है, गुस्सा भी हो जाती है, मगर मैंने मेरी सहेली बना के रखा। तो आज का माहौल बदल गया है। पहले का माहौल में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले की दुनिया कैसी होती थी, सासें कैसी होती थी। तो कोई स्टोरी बताओ ना वहाँ की ससुराल की, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अरे फर्स्ट टाइम मतलब आप जब गए थे, कोई चीज ऐसी याद हो आपको? ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरा कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दिया। ससुराल में पढ़ने की आजादी थी? पढ़ने की आजादी, मेरे परिवार, मेरा जो ससुराल वाला वो था, कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे मेरे चाचा ससुर, मतलब पढ़े लिखे ससुराल पढ़े लिखे थे। तो वो चाहते थे कि बहू पढ़ी है तो इसको आगे पढ़ा लो। मगर मेरी सासू माँ पढ़ी नहीं थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि बहू पढ़ने जाए, तो बहू पढ़ने जाए। मैं पढ़ने जाती थी तो वहां मेरी सहेलियां भी बन गई। सहेलियां बन गई तो मैंने तो नहीं बोला। आप घूंघट में पढ़ने जाती थी? घूंघटे में पढ़ने जाती थी, इतना घूंघट करके निकल जाती थी। ननंद मेरी मुझको छोड़ने जाती थी स्कूल। ननंद छोटी थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मगर जैसे मैं एक अनजान शहर में गई थी, मेरा तो गांव था मायका और ससुराल मुझे शहर मिला, तो मैं भी कुछ, मेरा भी वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि अपन को किस तरह से चलना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है। तो वो पर्दे में ले जाती थी स्कूल, और स्कूल में मेरी सहेलियां बन गई थी। मैंने किसी को नहीं बताया था मेरी ससुराल है। एक रोज भी मेरे घर आ गई, चलो उर्मिला अब चलते हैं आपकी सहेली। मैंने घूंघट किया, ठीक है थोड़ा। अब वो मैंने देखा तू बहुत झूठ बोलती है, तेरी तो ये सासू माँ है और वो है। मेरी सासू माँ को अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे घर की वो बताने आई है। उसी दिन से मेरा पढ़ाना बंद कर दिया। अच्छा। और मुझे मायके भेज दिया। मगर मेरे पिताजी का तो ख्वाहिश थी कि मैं मेरी लड़की को पढ़ाऊंगा। फिर 5 साल तक मेरे पिताजी ने मुझको पढ़ाया। आप मायके रही? मायके में पढ़ी, ससुराल से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। और मायके में पढ़ के मैंने अपना जॉब भी किया, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया, आंगनबाड़ी में भी पढ़ाया। इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। आपने उस टाइम पे शिक्षक की जॉब करी, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा जॉब करना उस चीज को लेके, क्योंकि इतनी ज्यादा किसी की सोच नहीं थी कि लड़कियां जॉब करें या कुछ करें। तो वो चीजें कैसे मैनेज की आपने? उस समय लड़कियां जॉब करती नहीं थी। मगर मेरे जो फादर थे, पिताजी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि लड़की जॉब करे। तो पिताजी कोशिश करते थे, तो मुझे
आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी जो बालवाड़ी चलती थी पहले, तो बालवाड़ी में मेरी सर्विस लगवा दी। एक बार उनने मुझे ग्राम सेवका का अच्छा वो था, तो ग्राम सेवका भी मैं रही। तो पिताजी का मुझे सपोर्ट था, उससे मैं अपनी सर्विस कर पाई। इसके बाद मेरे ससुराल आना जाना हो गया। ससुराल से भी मैं, हम दोनों पति पत्नी को बेदखल कर दिया, तो दूसरे जगह पे हम दोनों चले गए। तो वहाँ मैंने प्राइवेट स्कूलों में सर्विस की, छोटे छोटे बच्चे उनको संभालती थी। प्राइवेट स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें मैं बहुत दिन तक 8 साल दीदी रही शिशु मंदिर की। अच्छा प्रोफेशन वो रहा मेरा पूरे नरवर शहर में। नरवर में आपने शिशु हाँ, मंदिर? रघुवंश, क्योंकि पति थे वो एरिगेशन में सर्विस लग गई थी, तो हम लोग जब अटल बिहारी डैम बना था उसमें मेरे पति की जॉब लग गई थी, तो मैं भी उनके साथ चली गई थी। तो अब बच्चे भी मेरे नरवर में ही हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। पास पड़ोस अच्छा था पहले तो, जो बच्चों को संभाल लेते थे, अपन को भी संभालते थे। ऐसा मत खा, वैसा मत खा, टोकते रहते थे, तो कोई लोग बुरा नहीं मानते थे। आजकल तो अच्छी बात भी कहेंगे तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था। पास पड़ोसी भी डांट देते थे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो भी अपन सहन करते थे। बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं इनको, इस बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा लूंगी। और मैंने शिशु मंदिर जॉब कर लिया, सरस्वती शिशु मंदिर। उसमें मेरा अच्छा वो रहा, सब लोग अभिभावक थे। रघुवंशी दीदी अच्छा पढ़ाती हैं, बच्चों को अच्छा अच्छी तरह रखती हैं। बच्चे इतने जल्दी आकर्षित हो जाते थे मुझसे कि रोते हुए आते थे और मेरे पास बैठ जाते थे, तो अभिभावक बहुत प्रसन्न होते थे, रघुवंशी दीदी बहुत अच्छी है। हाँ। इस तरह मैं करती रही, शिशु मंदिर चलाया। फिर मैंने सोचा शिशु मंदिर में मेहनत बहुत है, संघर्ष भी बहुत है, क्योंकि शिशु मंदिर में तो कोई टाइम नहीं होता, क्यों बच्चों को वैसा रहता है, चंदनकारी कार्यक्रम भी चलते हैं। फिर इधर कुछ कई फंक्शनों पे बहुत से प्रोग्राम करवाना, जाना, बिजी रहना। मैंने अपना खुद का एक शुभम कॉन्वेंट खोल लिया, स्कूल खोल लिया। उसमें मैंने बहुत अच्छा, कम से कम 8 साल मेरा अच्छा स्कूल चला। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे करी आपने? मतलब क्या सोच के कि खुद का खोलना है तो खोलना है? मैंने संपर्क बनाया, क्योंकि अभिभावक मेरे थे, तो कुछ शिशु मंदिर के बच्चे मेरे उस पे आ गए कि दीदी अच्छा पढ़ाती हैं, चलो उसी में चलेंगे। तो एजुकेशन कॉलोनी थी, एसडीओ वगैरह सब, इंजीनियर बाबू सब, तो सब बच्चों को अपना अपना मतलब चाहते हैं सभी अभिभावक कुछ स्कूल में ऐसा हो कि जो अपने बच्चों को देख ले। तो उससे मेरा शुभम कॉन्वेंट स्कूल बहुत अच्छा चला। अब स्कूल तो अच्छा चला, इतने में जो शिक्षा कर्मी 1995 में जो जगह आई, मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें भर दूं। मैंने उसमें फॉर्म डाल दिया। 1998 में मैंने कोलारस भी इंटरव्यू दिया, बदरवास भी दिया और नरवर में भी दिया। तीनों जगह से मैं सिलेक्ट हो गई। तीनों जगह से? तीनों जगह से। और जो मेरे भाई थे उनने कहा कहाँ अनपरिचित जगह में जाएगी, बदरवास में लोग सही है और अपने गांव में ही पोस्टिंग करवा लेंगे। हाँ। तो इस तरह मेरी पोस्टिंग मेरे मायके में ही हो गई। अच्छा। मैंने 12 साल मायके में पढ़ाया। मैं शिवपुरी से अप डाउन करती थी। डेली जाती थी आप? डेली आना, डेली जाना। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो मायके मैं हूँ तो खाना हुआ वहां से मंगा। अगर मैं मेरा टिफिन साथ लाती थी,
मेरा भतीजा मेरे स्कूल के पास में ही रहता था, तो उसका कुत्ता जो था वो मुझे देख के, हम जैसे स्कूल में पहुंचे हैं कि हम, वो कुत्ता अपनी बाउंड्री से कूद के हमारे पास आता था। हाँ। और छुट्टी होने के बाद वो बस स्टैंड पे हमें बिठाने जाता था। हाँ। वो कुत्ते से पता नहीं मेरा पूर्व जन्म का कुछ था या क्या था, ये मैं बता नहीं सकती। इस तरह मैंने 12 साल अपने मायके में जॉब की। फिर सोचा अप डाउन करते करते बहुत समय हो गया, क्यों ना अपना ट्रांसफर करवा लें। तो इस तरह से मैंने अपना ट्रांसफर शिवपुरी के पास में ही करवा लिया। वहां शिवपुरी से अप डाउन करने लगी, 10 किलोमीटर था। इस तरह मैंने 12 साल 15 साल वहां सर्विस की, फिर रिटायर हो गई। अभी आप रिटायर हो गए? अभी रिटायर हुई मैं 1925 में। कभी जब ऐसा संघर्ष चल रहा था, मतलब ऐसा रोज आना रोज जाना, और उतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं थी पहले, मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि अभी मतलब मेरा मन नहीं हुआ, मस्त थी। जल्दी जल्दी खाना बनाना, बच्चों को अपना टिफिन तैयार करके फिर मेरी बस को दे जाना, दौड़ते दौड़ते बस पकड़ना। और बस में सब लोग वो बुआ जी करके सभी, और लड़कियां थी तो वो अपना वो समझती थी कि बड़ी हैं जी, हमको देखती रहेंगी। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा अप डाउन में। मैं स्वस्थ थी, और मुझे बहुत, मेरा माहौल ही ऐसा था, मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि 4 लोगों से बातें करना, हंसना, मजाक करना, इस तरह से मैंने अपना समय काट लिया। काटा क्या, मैंने एंजॉय किया, एंजॉय किया। हाँ। काटना तो एक मजबूरी मजबूरी नहीं समझी मैंने, बड़े प्रसन्नता से। तो जब मैं ट्रांसफर होकर राजश्री गांव आ गई, तो वहां भी हम सब 8 लेडीज थे, 8 ऑटो में जाते थे। ऑटो से आना, ऑटो से जाना, तो सबकी चाहती रही। सब मुझे, मेरी एक बहनोतिया थी, वो भी मेरे साथ थी। इससे वो सब मौसी मौसी, पूरा स्टाफ, पूरा गांव ही मौसी कहने लगा मुझसे। इधर तो बुआ जी, उधर मौसी। मायके में बुआ जी थी, और इधर आ गई तो मौसी हो गई। मुझे यही नहीं मालूम चला कि मैडम क्या होती है। मैंने मैडम जैसा रोल भी नहीं किया। सबके साथ बैठना, बातें करना, हंसना, और बच्चों पर, और टीचर अगर बैठ गई हैं तो उनको भी डांटना। किसी ने मेरा बुरा नहीं माना, अरे बैठे हो पढ़ाओ, बातें कर रहे हो, पढ़ाना है। वो बच्चे को जी नहीं आता, वो किसी के अभिभावक आए या कोई अधिकारी आया तो मौसी बात करेंगी। तो जो हमारे प्राचार्य थे, उन्हें भी बड़ी वो थी कि मौसी बात कर देंगे। इस तरह से मैं एक एंजॉय, मगर अपनी कर्तव्य निष्ठा थी, कर्मी पूजा है, उसको मानकर ऐसा नहीं रहा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं। आज भी मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं। मैं रिटायर हो गई हूँ, मगर दिन में 2-4 बच्चों के फोन आते हैं, मैडम जी आप तो आ जाओ, मैडम जी आप तो आ जाओ। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी सर्विस कर रही हूँ। हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, जो आप कार्य कर रही हैं वो बहुत सराहनीय है, और इसमें आपका मनोबल बढ़ा रहे। सफलता, असफलता ही सफलता की जननी है। कोई भी इंसान से बात करोगी, अच्छे सुझाव भी देगा, कोई गलत भी कहेगा, कोई सही भी करेगा। आपको निर्णय अपने अंदर की आवाज की कर सुनना है। आपकी जो हॉबी है उसको आप मनोबल के साथ करती रहें, आप खुद न खुद आगे बढ़ जाएंगी। खुद के अनुभव से ये आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने जो सोचा, किसी ने अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, मैंने अपने मन का सुना और मैं बहुत आगे बढ़ी। मुझे असफलताएं मिली,
पर मैं सफलता को हासिल करके ही रही। मैंने किसी के कहने सुनने पर ध्यान भी नहीं दिया। ये मेरा संकल्प भी रहा। मेरी जिंदगी के अनुभव से मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने दिल से, कर्म ही पूजा है, उस सिद्धांत को मानते हुए अपने मनोबल को बढ़ाएं और अपना कार्य आगे बढ़ाएं।